ठीक है, हम बात करते हैं मैकेनिक्स की यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने कभी पढ़ा हो। द पाथ ऑफ ए पार्टिकल ऑन द circumference of the wheel of a moving car as observed by on earth will be, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए साइक्लॉइड, बी सर्कुलर, सी पैराबोलिक और डी लीनियर। देखो भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँ। द पाथ ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील मीन्स पहिया, ठीक है ना। एक कार है, आप मूव कर रही है, उसका व्हील क्या है, ये मान लीजिए, ठीक। उसकी सर्कमफ्रेंस पर क्या है, एक पार्टिकल। अब ये पहिया क्या चल रहा है, किसी भी वेलोसिटी आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये पहला पार्टिकल यहाँ था, तो इसके साथ मोशन करता हुआ आगे यूं चलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि कार जो है मूविंग नहीं कर रही है, लेकिन पहिया रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर होता है ऊपर, लेकिन ये पहिया आगे मूव कर रहा है। तो देखो न, तो देखो पैराबोलिक है, पैराबोलिक क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त मींस कुछ इस तरह की शेप तो है नहीं, लीनियर का मतलब इस तरह से है नहीं, रेखीय कहते हैं इसे। तीसरा सर्कुलर, वृत्तीय गति तो है नहीं इसमें। अगर हम ये कहते हैं भाई कि आपकी कार रेस्ट में है और एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर होता है, इसलिए इसका मोशन कैसा है, साइकिल। हिंदी में भी इसे साइक्लॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल, और एक बार देखने के बाद ही आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, विच वन इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन सा भाई कंजर्वेटिव फोर्स है। पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स, सेकंड ऑप्शन है, नीचे लिखता हूं, विस्कस फोर्स, थर्ड ऑप्शन है कूलॉम फोर्स, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। हिंदी में से कहते हैं संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी, जो फोर्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका एक पार्टिकल है, यहाँ से ये जा रहा है और ये ए से बी की तरफ, चाहे वो ए सी बी से जाए या ए डी बी से जाए, कोई भी मैटर नहीं करता, वो ओनली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। वो कौन से फोर्स होते हैं आपके, कंजर्वेटिव या संरक्षी।
नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव क्या करेगा, AC B पर डिपेंड करेगा, AD B पर डिपेंड करेगा। AC B के लिए अलग होगा, AD B के लिए अलग होगा। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स सेम रहेगा, बिकॉज वो ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। चलो एक ट्रिक और बताई थी, अगर आपके पास कोई फोर्स F दिया है और ये वहां पर प्रूफ कराएंगे कौन सा इसमें कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो उसका कर्ल निकाल दो। डेल क्रॉस F अगर 0 के बराबर आ जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अगर नहीं आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव हुआ ये। फिर हम दोनों के एग्जाम्पल दिए थे कुछ, हमने बताया था जो नॉन कंजर्वेटिव होता है उसके दो ही एग्जाम्पल फेमस हैं, एक तो विस्कस फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। इसको बोलते हैं घर्षण बल और इसको बोलते हैं श्यान बल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं घर्षण बल, इसको बोलते हैं श्यान बल। तो यहाँ पर देखो ये तो अपना हो नहीं सकता कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव हो नहीं सकता, तो क्या बचा, कूलाम फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कूलाम फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, लॉरेंट्ज फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सारे कौन से फोर्स होंगे आपके, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड 3 चीजें पूछ सकता है वो। सबसे पहले कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि पाथ पर डिपेंड करता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है वो कंजर्वेटिव होता है। दूसरा डेल क्रॉस F अगर 0 के बराबर है तो कंजर्वेटिव, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव। एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव के जनरली दो ही है, श्यान बल और घर्षण बल, या विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कोई भी सिंगल टॉपिक MCQ के अंदर छोड़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर inelastic collision which one is correct? inelastic collision के लिए कौन सा सही है? A लीनियर मोमेंटम, remain conserve। सेकंड ऑप्शन दे रखा था काइनेटिक एनर्जी remain conserve। थर्ड ऑप्शन दे रखा था टोटल एनर्जी नॉट remain कंजर्व। एंड डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दिस। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलिजन के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे इनइलास्टिक। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन को कहते हैं भाई प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, कोलिजन। चलो कोलिजन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। कोलिजन, देखो कोलिजन या कहते हैं हिंदी में संघट। 2 तरह के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक, इनइलास्टिक, इसे प्रत्यास्थ बोलते हैं और इसे अप्रत्यास्थ। ठीक, अच्छा, दोनों में सारी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, एक चेंज होता है। यहाँ पर क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। टोटल एनर्जी यहाँ भी कंजर्व होगा, यहाँ भी कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा। कंजर्व या संरक्षित बोलते हैं हिंदी में कंजर्व को। कंजर्व का लिखा है, कंजर्व को संरक्षित बोलते हैं या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, या कांस्टेंट। ये तो ठीक बात हो गई। अब देखो हमारी बात हो रही है इनइलास्टिक कोलिजन की, मींस अप्रत्यास्थ
संगठन की। पहले तो इसमें याद रखो इनलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है तो ये तो वैसे गलत हो गया, है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया है टोटल एनर्जी नॉट कंजर्व, जबकि टोटल एनर्जी चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो कंजर्व रहेगी, तो ये भी ठीक। अब बचा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका ए, डालता हूँ। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आ रहा है जो कि 2 बार बाहर के पेपर्स में पूछा गया है अदर यूनिवर्सिटीज में। टेस्ट लगे तो एडिटिंग हो जाएगी, आगे कोई तो अपलोड कराना एडिटिंग करके इसकी सही तो हो जाएगी। तो ठीक है, आप टेस्ट ले लो, एमसीक्यू सब्जेक्ट कह रहा सब्जेक्ट पूछ रहा। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशन ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज, हिंदी में भी लिखो इस क्वेश्चन को, प्रकीर्णन परिक्षेत्र की विमाएं होती हैं। 4 ऑप्शन है, मोमेंटम, लेंथ, सी क्या है एरिया, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका प्रकीर्णन परिक्षेत्र की विमाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना होगा आपका, इसका जो आंसर होता है वैसे एरिया, या फिर से कहते हैं क्षेत्रफल। अच्छा बता दूं ये फिनोमेना होता है क्या है ना, जैसे कि ये मान के चलो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको कोई भी लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, ठीक। स्कैटरिंग का मतलब कुछ ना कुछ एंगल से डेविएट होगी, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट कर रहा है किस काम को, इसको डेविएट करने का या इसको स्कैटरिंग करने का, लेकिन यहाँ पूछा गया है क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक वो पूरा स्थान बताओ जहाँ से चीजें हो सकती हैं। तो इसे हम इस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे तो एक प्लेन बनाएंगे, और इस प्लेन का क्या होता है एरिया, ठीक है ना। प्लेन या फिर सरफेस बनाएगा जिसका क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा एरिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन मींस विमा, जो उसकी विमा होगी वो एरिया के बराबर होगी, ठीक भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Here is question number 15. During collision of two same mass particle where second particle is at rest and first particle comes with initial velocity, what will be correct option? ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ पार्टिकल कम टू रेस्ट, ऑप्शन बी दे रखा है बोथ पार्टिकल
स्टिक टुगेदर। सी दे रखा है फर्स्ट पार्टिकल कम टू रेस्ट। डी दे रखा है नन ऑफ दीज। देखो हमने जब एक वन डायमेंशन कोलिजन के बारे में बात कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन के, तो दो कंडीशन आपके निकल के आए थे। हमने बताया था अगर आपके दो पार्टिकल, एक ये पार्टिकल और एक इसका ये m1 मास है, इसका मास अगर m1 बराबर m2 के कर दिया जाए, मीन्स मान लिया एक मास m है तो दोनों के मास मान लिया m है और m है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ टू सेम मास पार्टिकल, दोनों के मास क्या है सेम कर दी, ठीक है, मासेस पार्टिकल, वेयर सेकंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, मींस क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है 0, u इक्वल टू ये आपका दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पर रखा हुआ है। एंड फर्स्ट पार्टिकल कम्स विद इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा हूं, मान लीजिए u1 से आ रहा है और u2 इसकी 0 थी। अच्छा, व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन, देखो व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन। मैं दो ट्रिक बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना। अगर दो सेम मास पार्टिकल है, ये इसका m है और ये m है, अगर दोनों के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बात समझो, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या होगा कोलिजन करने के बाद, जैसे इसका u1 है और इसका u2 है, अगर दोनों में कोलिजन होगा तो जब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो u2 हो जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो u1 हो जाएगी। ये तो कब है, जब दोनों मूव कर रहा है u1 और u2 से। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर ये मास m का पार्टिकल और ये मास m का पार्टिकल है, ये किस पर है 0 पर, u1 आकर इससे क्या करता है कोलिजन करता है। अगर दोनों के मास सेम है, अगर दोनों के मास सेम है तो क्या होगा, इससे टकराने के बाद v1 0 हो जाएगी और v2 बराबर u1 हो जाएगा। कहने का मतलब दूसरा वाला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा वाला केस है, इसका मतलब बोथ पार्टिकल कम नहीं हो सकता। पहला एक पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, ये तो गलत हो गया। दूसरा बोथ पार्टिकल स्टिक टुगेदर, ऐसा भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट पार्टिकल कम टू, हाँ ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कौन सी हो गई थी, जो पहले पार्टिकल की थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 100% आया क्वेश्चन में, 100% कोलिजन में। मैंने दो क्वेश्चन कोलिजन के दो क्वेश्चन करा दिए। एक सेकंड मैं पूरा कर दूँ बात को, नहीं तब कह देंगे। अब जैसे कि एक बार क्या था, ये है अगर दोनों के मास सेम है, बात सुनिए कुछ करना, दोनों के मास क्या है सेम है, डिफरेंट वेलोसिटी से आपके यहाँ कोलिजन किया, ठीक। तो कोलिजन करने के बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी। कहने का मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, अगर ये वाला रेस्ट पर रखा हुआ है, दोनों के मास सेम होना चाहिए, इसमें तो सेम नहीं है, यहाँ तो डिफरेंट मासेस के है ना। अगर दोनों के मास सेम है और ये वेलोसिटी से मूव करता हुआ आया तो क्या होगा, ये कोलिजन के बाद रुक जाएगा और ये उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जिससे भी ये आया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सीट करेक्ट है। अब क्वेश्चन बोलो क्या करना है, नन ऑफ दिस, क्या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो मैंने लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। मैं नन ऑफ दिस क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मोशन अभी तो आ रहा है, इसमें कहां लग रहा है सेकंड मोशन में आ रहा है। तो लेकिन एक ऑप्शन तो करेक्ट है ना, ये तो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट पार्टिकल कम टू रेस्ट। हमें एक ऑप्शन तो देखना है कौन सा वाला करेक्ट है, व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन। हालांकि इसमें कॉमन लगा के दूसरी बात भी लिख सकते थे, लेकिन इतनी बात तो सही है ना इसमें, बात समझो। हमें ये देखना है चारों में से कौन सी बात सही लिखी हुई है, ये बात तो सही है, इस बात को गलत प्रूव कर दो तो नन ऑफ दीस हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक और बेहतरीन ऑप्शन की बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया, जो कि आपके सिलेबस में इस बार नया ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 16, इसका आंसर आप खुद दोगे। द fictitious force, fictitious force इज, कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड वन दे रखा है कोरियोलिस फोर्स,
सी दे रखा है बोथ, डी दे रखा है नन ऑफ दिस। हाँ जी, सी 50 ds फोर्स में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कोऑर्डिनेशन। नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवाज वीडियो को बोलते हैं छदम छदम। हाँ बोलते हैं ना। 50 ds को क्या बोलते हैं आप? स्यूडो फोर्स या छदम बल। ठीक है ना। देखो एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? रोटेटरी फ्रेम के लिए, रोटेटरी फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब कह रहे हो सर के रोटेट की बात आ गई, नॉन इनर्शियल बात आ गई, तो जब बात अब चलिए दूर तक जाएगी, है ना। अब देखो स्टार्टिंग की बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? निर्देश तंत्र। जब किसी पार्टिकल की आपको पोजीशन और मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है, उसकी स्थिति बतानी है, उसका वेग बताना है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम मानना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इसको बोलते हैं जड़त्वीय, इसको बोलते हैं अजड़त्वीय। चलो भाई, अच्छा सर पहचाने कैसे कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है? जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेंगे वो इनर्शियल है, जो नहीं करेंगे वो नॉन इनर्शियल है। एक और कंडीशन, सारे एसिलरेटेड फ्रेम या फिर रोटेटेड फ्रेम। अच्छा एक और बात, जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर अगर क्या करेगा, रोटेशन करेगा, तो ऑलवेज भी नॉन इनर्शियल, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं हम? एसिलरेशन, या क्या कहते हैं? एसिलरेशन। अगर यहाँ पर पार्टिकल करेगा तो लगातार क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में। तो ये नॉन इनर्शियल होगा सारे पार्टिकल जो कि इस तरह का मोशन करेंगे। ऑलवेज ऑलवेज ऑल रोटेटरी फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ठीक है, चलो इनर्शियल नॉन इनर्शियल। आइडियली देखा जाए तो कोई भी फ्रेम इनर्शियल है ही नहीं, है ना। आइडियली कंडीशन में कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं रोटेटरी या नॉन इनर्शियल की बात आ गई। इसमें हमने एक अपना डेरिवेशन किया था कि इमेजिनरी फोर्स जो बराबर होता है रियल फोर्स प्लस 50 ts फोर्स, 50 ts फोर्स, और इसी को बोला था हमने स्यूडो फोर्स। हिंदी में कहते हैं क्या होगा? आभासी बल। ये बराबर होता है वास्तविक बल प्लस छद्म बल। ठीक है, छद्म बल कौन सा होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था, जब भी आप किसी गाड़ी में जब बैठते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी गाड़ी मान लिया a0 एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, उसका फोर्स कितना लगा? F बराबर m0। तो आपको जो भी सराउंडिंग की चीजें होंगी, पेड़ हो या फिर और भी सारी गाड़ियां हो, आपको लगेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उनका उसका माइनस, तो ये वाला फोर्स क्या होता है? आपका स्यूडो फोर्स होता है। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद हमने ये किया था कि इमेजिनरी फोर्स बराबर रियल फोर्स प्लस 50 ts फोर्स। इसको भी हमने कैलकुलेट किया 50 ts फोर्स को, तो दो फोर्स मिले थे। कौन कौन से? कोरियोलिस प्लस कौन सा था दूसरा? सेंट्रीफ्यूगल। कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल होता है अपकेंद्रीय, और कोरियोलिस तो आपका इस साइंटिस्ट का नाम था, तो कोरियोलिस बल तो कोरियोलिस ही कहा जाएगा आपसे, है ना। और ये 50 ts फोर्स आपका छद्म बल, ये आपका 50 ts फोर्स बराबर है तो कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 50 ts फोर्स इज, इसमें से कौन सा 50 ts फोर्स है? कौन? सेंट्रीफ्यूगल भी है और कोरियोलिस फोर्स भी है। ओके, ये नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन इज सी। अच्छा, मैं समझा फोर्थ। ठीक है,
अच्छा, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू -2mw v क्रॉस r। सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू mw w क्रॉस r, है ना। अभी बात करेंगे इसके बारे में, और भी बात करेंगे। तो कुल मिला के हमने रोटेटरी थ्योरम पूरा डिस्कस कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है, इसका मतलब यही नहीं आएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे जो लिखा है उसमें तो कुछ भी आ सकता है। बात समझो, मैं जो लिखता हूँ जो क्वेश्चन वो है कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन ये करता हूँ, क्वेश्चन यही नहीं आएगा। क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड पे जो लिखा है उसमें से आएगा, मतलब आएगा बोर्ड पे से लिखे हुए से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 को मैं होप करता हूँ कि आप करेक्ट बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोरियोलिस फोर्स acting on a body of mass m in rotating frame is। आपको कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है mw क्रॉस w क्रॉस r, v दे रखा है -2m w क्रॉस dr ओवर dt, c -mw स्क्वायर r d, नन ऑफ दीज। आई थिंक हमने पहले कुछ गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं, हम चेक करेंगे, है ना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे एक बार चेक करना। बी लगा, ए है, बी, क्योंकि dr ओवर dt दिया है तो v आ जाएगा। अभी तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन एक चीज गलत लिख दी है भाई। कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू वो तो वो भी आएगा, बी 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 है ना, बोलो ना। हाँ जी, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू कर देखी है, एक बार चेक करेंगे। 2m क्रॉस b आएगा, है ना। वही तो। अब देखो, अब इसमें 2m क्रॉस b ये बन रहा है, एक ही बनेगा। ऑप्शन इज, लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन में गलत बता दिया है, प्लीज चेक करेंगे। -2m क्रॉस b। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल, ये कौन सा फोर्स है, इसको ऑप्शन में सही नहीं मानेंगे। ये कौन सा आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और ये भी सेंट्रीफ्यूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए माइनस भी आता है, इसमें माइनस -b आता है, -mv स्क्वायर अपॉन r के टर्म में होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है कि वो माइनस साइन न दे, आपको ओनली मैग्नीट्यूड दिए हो 4, mv स्क्वायर अपॉन r दिया हो, mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर दिया हो, mw स्क्वायर r स्क्वायर दे दिया हो सकता है। हाँ, अगर आपसे दोनों में ऑप्शन करेक्ट पूछेगा तो यही करेक्ट है, अगर दोनों में भी पूछता है तो यही करेक्ट है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करो दोनों सही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना चाहिए सारे क्वेश्चन आप कर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही बढ़िया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, -mw क्रॉस w क्रॉस r -mv स्क्वायर अपॉन r, बोथ none of these। Question number 19 also be written as Earth is an, चार ऑप्शन दिए थे, inertial frame, ऑप्शन बी नॉन इनर्शियल फ्रेम,
ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने बताया था दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बी बोथ हो गए। माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो एम डब्ल्यू लिखा हुआ है, डी इक्वल टू आर डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन आर। डब्ल्यू को फिर बी अपॉन आर और फिर ये आर। तो क्या बनाएगा? एक आर से आर कैंसिल, एम स्क्वायर अपॉन आर बना लेगा। बात किया तो यहाँ तक तो ठीक है। नॉन इनर्शियल। अच्छा जी, अब क्या बनेगा? ये बैठेगा। फिर क्या है? नॉन इनर्शियल। अर्थ इज एन नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। रीजन दे रहा हूँ, अभी बताया था बिकॉज अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है और सारे रोटेटरी फ्रेम नॉन इनर्शियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 100% आने के चांसेस है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपको याद करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा भाई? यूलर इक्वेशन। ये आपके सिलेबस का पार्ट था, तो मैंने क्वेश्चन इस पर भी बना दिया है कि इसमें से कौन सी यूलर इक्वेशन है। I1 माइनस I2 माइनस I3 ओमेगा 2 ओमेगा 2। बी आपका दे रखा है I2 ओमेगा 2 डॉट माइनस I3 माइनस I1 ओमेगा 3 ओमेगा 1। ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पर 1 और 2 लिखे हुए हैं, 1 और 2। आप इनको x से और इसको y से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। अगर वहां पर हमने डेरिवेशन कराए होते तो ये इस तरह का x और y की टर्म में इस तरह से तो इक्वेशन आती है। तो कहने का मीन्स क्या है? इसका ऑप्शन बोथ करें, ठीक है ना? तो यूलर इक्वेशन वैसे तो आपका 3 होते हैं, T2 और T3। इनको कहते हैं x, y एंड z, ठीक है ना? अगर इनके डेरिवेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो इस सिमिलर टर्म में आपकी इक्वेशन मिलेंगी 3, ठीक? तो हो सकता है कि यूलर इक्वेशन पर अगर आपका सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन बना के पूछे, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 5th। वैसे आपके कितने सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स आर ऑफ वेक्टर, 4 यूनिट्स आर ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स आपकी 5th यूनिट से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आपके पूरे के पूरे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है और हर टॉपिक में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन है ना? तो इस तरह से आपके लगभग से लगभग 80 क्वेश्चन के करीब हो सकते हैं। याद रखेंगे जो क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा नहीं है कि एज इट इज यही क्वेश्चन मिले। जो मैंने उससे एक्सप्लेन किए थे 4 ऑप्शन, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, कल बात करेंगे यूनिट नंबर 6।